नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने 5 सवाल उठाए थे। 10 की बात की थी, 5 रख लिए थे। सवाल ये थे कि क्या सांप्रदायिकता ही हमारी राजनीति की दिशा तय कर रही है? क्या हमारा लोकतंत्र ठहराव का शिकार है? क्या हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर पड़ रही हैं? क्या तंत्र मजबूत हुआ है, लोक कमजोर पड़ा है? और क्या बंगाल में कोई नई शुरुआत जैसी चीज होने जा रही है? इन 5 सवालों के बाद कुछ सवाल जिनका वास्ता इस देश के की राजनीतिक संस्कृति से है। पहला सवाल तो यही, क्या बीजेपी अब अकेली राष्ट्रीय पार्टी बची है? मैं जानता हूं कि चुनाव आयोग की सूची में और भी राष्ट्रीय दल हैं, क्योंकि उसका एक तकनीकी आधार है। लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो ज्यादातर राज्यों में, यानी जितने बड़े राज्य हैं, बल्कि आप ऊपर से अगर शुरू कर लीजिए, कश्मीर में चुनाव नहीं हुए, केंद्र वहां अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो एक तरह से वो केंद्र की ही सरकार चल रही है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार जरूर है, लेकिन महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इन तमाम राज्यों में थोड़ा नीचे आते जाइए, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, असम हो, बंगाल हो, हर जगह बीजेपी का कमल खिल रहा है। अगर भारत का नक्शा तैयार किया जाए, भारत के मैप में कमल खिलाया जाए, तो शायद 3/4 राज्य होंगे जहां कमल खिल रहा है। इसके अलावा शायद 4 राज्य कांग्रेस के पास है, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना और अब केरल। एक झारखंड में जेएमएम के पास है, और एक पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास है। और भी कुछ छोटे राज्य अगर कहीं होंगे जिनका मुझे तत्काल ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन 6-7 राज्यों को छोड़ दीजिए तो हर जगह बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी क्या एक राष्ट्रीय पार्टी बन रही है? निश्चित तौर पे वो अकेली राष्ट्रीय पार्टी रह गई है, इतने बड़े अपने राष्ट्रीय जनाधार के साथ। एक तरह से वो कांग्रेस की जगह ले चुकी है, जो कभी बल्कि एक दौर में 80 के दशक तक कांग्रेस की हैसियत जो थी, वो अब बीजेपी की हैसियत हो चुकी है। लेकिन एक मुश्किल है, कांग्रेस के बारे में कहते थे कि क्यों वो अखिल भारतीय पार्टी है, क्योंकि उसमें सभी दलों की, सभी रंगों की, सभी क्षेत्रों की, सभी वर्गों की, सभी समुदायों की गुंजाइश है, उनके लिए जगह है। वहां थोड़े लेफ्ट के लोग भी हो जाते थे, थोड़े राइट के लोग भी हो जाते थे, थोड़े दक्षिण भारतीय भी हो जाते थे, थोड़े पूर्वोत्तर के लोग भी हो जाते थे। वह वाकई एक अखिल भारतीय शामियाना था जो फटता चला गया। लेकिन बीजेपी उस अखिल भारतीयता की जो ये जरूरी शर्त है, विविधता में एकता की या एकता में विविधता की, क्या उसको पूरा कर रही है? यानी उसके कई संगठन ऊपर ऊपर तो बोलते हैं, आरएसएस भी बोल चुका, बार बार बोल चुका कि मुसलमान भी इस देश के हैं, लेकिन अक्सर ऐसा लगता है कि मुसलमानों को इस देश में बीजेपी की वजह से बार बार अपनी देशभक्ति का, अपने भारतीय होने का सबूत पेश करना पड़ता है। ये नौबत क्यों आती है? ये आनी तो नहीं चाहिए। और यही नहीं, आप देखिए कि विकास के जो आपके मानक हैं, वहां अवसरों से लगातार वो वंचित किए जा रहे हैं। न्याय की जो कसौटियां आपकी हैं, वहां आप उनको, उनका अमल उन पे ठीक से नहीं हो रहा है। और तो और नागरिक समानता की जो भावना है, वहां भी आप उनको संदेह से देख रहे हैं। आप उनको खाने की, पीने की, नमाज पढ़ने की, बाकी चीजों की सहजता से इजाजत देने को तैयार नहीं है। तो अगर बीजेपी अपनी राष्ट्रीयता को बचाए रखना चाहती है, अपने व्यापक फैलाव के साथ न्याय करना चाहती है, तो बड़ी ईमानदारी से उसको मुसलमानों के प्रति जो चूक अब तक वो करती रही है, उसका परिमार्जन करना चाहिए। उनको उनका उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए,
उचित उनके लिए नुमाइंदगी की व्यवस्था करनी चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि एक यूटोपिया है जो कम से कम जिस वैचारिक धुंधलके में संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी जीती है उसमें संभव नहीं दिखता। दूसरा सवाल, बीजेपी की राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद क्या कांग्रेस के पुनर्निर्माण की कोई उम्मीद बची है? यह सवाल इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी या तमाम लोग यह आंकड़ा और उचित ही पेश कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हार रही है, कैसे कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी पराजयों का शतक बनाने में लगे हैं। इस तरह के आंकड़े लेकिन असली बात छुपा लेते हैं। सच ये है कि कांग्रेस जिन बीमारियों, जिन विकृतियों की शिकार थी और जिसके चलते उसको सत्ता से जाना पड़ा, राहुल गांधी या उनकी टीम उन विकृतियों, उन बीमारियों को दूर करने में तो लगी है। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा, अगर हिमांता बिस्वा शर्मा जैसा नेता ही कांग्रेस में होता तो कांग्रेस बीजेपी से अलग क्यों होती? हिमंता बिस्वा शर्मा की जो पूरी वैचारिक बुनावट है, उनके लिए कांग्रेस में जगह थी ही नहीं, भले वो चुनाव जिता सकने वाले नेता होते। तो कांग्रेस अपनी पुनर्रचना में लगी है। ये काम आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। 2014 और 2019 के चुनाव में लगभग शर्मनाक पराजय के बाद 2024 का चुनाव जो है उसकी वापसी की शुरुआत था और 100 सीटें उसने हासिल की और आज भी विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज है, सबसे सख्ती से, सबसे तीखे सवाल पूछती है और सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी करती है। जहां तक उसके पुनर्निर्माण का सवाल है, बंगाल में उसने 294 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े किए, जीत नहीं मिली, ठीक है, लेकिन शायद ये बात उसकी समझ में आ गई कि कम सीटों पे उम्मीदवार खड़े करने से या तालमेल कर लेने से शायद उसका अपना जनाधार खत्म होता जाता है, उसका अपना कार्यकर्ता कहीं और चला जाने को मजबूर होता है। तो ये एक वजह है जिसके चलते कांग्रेस ने वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, भले वो बिल्कुल जीरो से हो। खैर, कांग्रेस के मरने की भविष्यवाणियां पता नहीं कितनी बार हुई। पहली बार 1969 में हुई थी जब इंदिरा गांधी के समय, बल्कि उसके पहले 67 में हुई थी जब 9 राज्यों में पहली गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। तब कहा गया कि कांग्रेस तो खत्म हो गई। 69 में जब वाकई कांग्रेस टूटी, इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनवा के जो दो फाड़ कराया था, तब कहा गया कि अब तो कांग्रेस बचेगी ही नहीं। 77 में कांग्रेस वाकई चली गई, कहा गया कि दूसरी आजादी है और कांग्रेस 3 साल बाद लौट आई। 84 में भी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कहा जा रहा था कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस बची रही। उसके बाद 1996 के से लेकर 2004 तक सबने कहा कि कांग्रेस तो लौटेगी ही नहीं। 2004 के चुनाव में कांग्रेस लौट आई, 10 साल बनी रह गई। तो ऐसा नहीं है, राजनीति बड़ी अनिश्चित चीज है। बीजेपी जब 2 से 300 सीटों तक पहुंच सकती है और उसके पीछे कांग्रेस की अपनी गड़बड़ियां ही मूल जिम्मेदार रही हैं, तो ऐसा बहुत संभव है कि कांग्रेस भी कभी वापसी करे। लेकिन इस आशावाद के लिए कांग्रेस को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो 8वां सवाल है, जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्या लेफ्ट की राजनीति खत्म हो गई है? भारत में 1957 में पहली बार लेफ्ट की सरकार बनी थी, नंबूदिरीपाद ने केरल में बनाई थी। दुनिया भर में पहली लोकतांत्रिक चुनी सरकार थी, कम्युनिस्ट सरकार। यह अलग बात है कि 2 साल बाद 1959 में इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी और उन्होंने वो सरकार गिरा दी थी। लेकिन 1977 के बाद से भारत में किसी न किसी राज्य में लेफ्ट हमेशा बना रहा। केरल में, त्रिपुरा में, बंगाल में, दूसरे कई राज्यों में भी उसकी उपस्थिति बनी रही
और 2004 के बाद जब उसने केंद्र में 64 शायद लेफ्ट के सांसद थे और केंद्र में जब उसने समर्थन देना शुरू किया यूपीए की सरकार को, तब आप याद कीजिए आज से ज्यादा महंगा था कच्चा तेल, 114-15 डॉलर पार करता था, जिसकी आज कल्पना नहीं करते हैं आप। और तेल तब भी 70 रुपए 80 रुपए नहीं पहुंचा था। उस समय लेफ्ट का दबाव था, तो लेफ्ट लगातार रहा। लेफ्ट ने इस देश को बहुत सारी चीजें दी। लेफ्ट ने कहा कि ये जो धार्मिक और धर्म और जाति के झगड़े हैं ये बेकार है, बेमानी है। उसने वर्ग चरित्र को महत्वपूर्ण माना, उसी आधार पे अपनी राजनीति की। और अगर रोटी और रोजगार को कहीं मुद्दा बनाया गया तो ये वाम दल का प्रभाव था। तो लेफ्ट की राजनीति के बारे में बंगाल में शायद 2 सीटें उसे मिल रही हैं, लेकिन एक मायूस करने वाली बात है, लेफ्ट का पतन भारतीय लोकतंत्र में एक व्यापक क्षरण की सूचना होगा, है ना। और वो उन शक्तियों को और बेलगाम होने की छूट देगा जो इस लोकतंत्र को अपनी सांप्रदायिकता के लिए, अपनी बर्बरता के लिए इस्तेमाल करने में लगी हुई है। 9वां सवाल, क्या लोकतंत्र बस वोट की राजनीति तक सिमट के रह गया है? यह सवाल मैं बार बार पूछता रहा हूं, क्योंकि यह दिखाई पड़ रहा है कि विचारधाराएं कहीं नहीं है। यानी अगर संघ की वैचारिकी को छोड़ दें तो संगठन और नेता के आधार पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जाके कहते हैं कि सारी सीटों पे अकेले मैं खड़ा हो रहा हूं। ये असल में लोकतंत्र के भीतर अति लोकप्रियतावाद की, व्यक्तिवाद की घुसपैठ है, जिससे किसी भी समझदार नेतृत्व को बचना चाहिए। लेकिन अपनी लोकप्रियता को आगे बढ़ाकर वोट हासिल करने की ये कोशिश बताती कि हम सब परिणामवादी राजनीति के शिकार होते जा रहे हैं, लोकतंत्र को कुछ कमजोर कर रहे हैं। तमिलनाडु की बात, तमिलनाडु में पहली बार विजय की पार्टी आई है, टीवीके, इसका नाम लेना भी मुश्किल है। तो तमिल वेंकटी कजिंगम जैसा कुछ नाम है इसका। ये जो पार्टी है वेंटकी कगिंजम, तो ये जो पार्टी है टीवीके, ये बताती है कि राज्य में लोगों को एक विकल्प चाहिए था। वो एआईडीएमके के साथ जाने को तैयार नहीं थे, उन्होंने एक तीसरा रास्ता चुन लिया। या क्या पता उनकी लोकप्रियता, उनके फैन क्लब के चलते अचानक लोगों ने उनको वोट दे दिया हो। लेकिन कुल मिला के ये हमारी राजनीति में विकल्पहीनता की ओर इशारा है। और ये विकल्पहीनता की जब मैं बात करता हूं तो मुझे ख्याल आता है कि हमारा लोकतंत्र लगातार चुनावों के बावजूद कमजोर पड़ा है। चुनाव हो जाने और सत्ता बदल जाने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होते। जो दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र है अमेरिका, वहां देख लीजिए, ट्रंप कोई जबरन नहीं आए हैं, चुनकर आए हैं और लगभग उन्हीं नारों पे आए हैं जो भारत में चलते हैं। भारत प्रथम की तरह अमेरिका फर्स्ट, और मागो या क्या, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। तो ये सब नारे वहां चल रहे हैं। लेकिन अमेरिका आज की दुनिया में, आज की तारीख में अपने बीते हुए कल के मुकाबले काफी बौना दिख रहा है। ट्रंप बिल्कुल मस्खरों की तरह, खतरनाक मस्खरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो लोकतंत्र को लोकतांत्रिक ढंग से भी कुचला जाता है, कमजोर किया जाता है। ये काम हमारे हिंदुस्तान में भी हो रहा है। ये 10 सवाल 2 वीडियो में मैंने इसीलिए रखे, आपको हो सकता है बोझिल लगते हो, लेकिन इन्हें देखें जरूर, इन पे विचार जरूर करें। शुक्रिया।